नमस्कार जी। मैं डॉक्टर पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ टार्जु 9 के इस सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओबेसिटी के बारे में, यानी मोटापे के बारे में। जी हाँ, मोटापा यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो आजकल दोबारा से फिर से कॉमन हो चुकी है। आए दिन बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो ओबेसिटी से यानी मोटापे से परेशान रहते हैं, और इसके सॉल्यूशन के लिए अक्सर वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जी हाँ, देखिए ओबेसिटी को आयुर्वेद में मेदो रोग और स्थौल्य भी कहा जाता है। स्थौल्य यानी मोटापा, मेदो रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्यतः क्या होता है, हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो रस, रक्त, मांस, ये तीनों मिलते हैं, धीरे धीरे बनते हैं और आगे जाके मेद की उत्पत्ति करते हैं। जब ये मेद धातु जो होता है, इसमें अगर ये दूषित हो जाए, ये बढ़ना शुरू कर दे, तो इसे हम कहते हैं ओबेसिटी या मोटापा। इसमें पेशेंट का बॉडी का फैट जो है वो जितना होना चाहिए उससे अधिक बढ़कर हो जाता है, इसीलिए इसे ओबेसिटी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और। ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है। जी हाँ, ये एक ऐसा डिसीज है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेद धातु जो कि एक इंटरनल धातु है, जो जिसे मांस धातु जो है, जो बहुत सारी मसल्स हैं वो मिलके बनाती है मेद को। तो उसमें ये डिसीज होता है, इससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिसीज है, अ, जिसमें जो बॉडी का फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिवली बढ़ जाता है। ये कोई कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है कि मतलब सिर्फ दिखावे की बात नहीं है कि अगर हम मोटे लग रहे हैं तो सिर्फ दिखावटी उसमें हम इस मोटापे को कम करना चाहते हैं, लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर कोई किसी का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसे कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो एक मोटे व्यक्ति को, ओबेस पेशेंट को होने का खतरा रहता है, वो है हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारियां, डायबिटीज यानी मधुमेह, शुगर की दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप यानी बीपी का बढ़ना। जो मरीज मोटे होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, उसमें चर्बी यानी वसा की मात्रा उनमें बढ़ जाती है, जो उन्हें आगे जाके बीपी बढ़ा सकती है, हाइपरटेंशन कर सकती है और हार्ट प्रॉब्लम कर सकती है। मोटे व्यक्ति में लीवर डिसीज होने का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। जी हाँ, लीवर डिसीज मतलब उनका जो लीवर है उसमें फैट इकट्ठा हो सकता है, लीवर ज्यादा बढ़ सकता है जरूरत से ज्यादा, और लीवर कार्सिनोमा भी हो सकता है, लीवर सिरहोसिस भी हो सकता है। स्लीप एपनिया, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको सोते समय खर्राटे आते हैं या फिर वो सीधे लेट के नहीं सो पाते, उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहती है, सोते वक्त वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। और किसी कुछ तरह के कैंसर्स हैं जो ओबेस पेशेंट को यानी मोटे व्यक्ति को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए ओबेसिटी को, मोटापे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा खिलाते हैं कि वो मोटा हो जाए, मोटा हो जाए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि बच्चा तंदुरुस्त बने, हेल्दी बने। और हम लोगों को खुद भी, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो बॉडी का फैट है वो सही रहे, एक संतुलित मात्रा में रहे, ना बहुत ज्यादा बड़ा हो और ना बहुत ज्यादा कम हो। कुछ लोगों को ये बॉडी का फैट कम करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, बहुत ज्यादा चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ओबेसिटी कर सकती हैं, मतलब जो ओबेसिटी है, मतलब ये मोटापे के कारण क्या क्या हैं। जी हाँ, अभी जानते हैं उसके बारे में। कुछ है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स जो आपके जीन से रिलेटेड हैं, जो इनहेरिटेड हैं, यानी जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में पाए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अगर आपकी मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी अगर मोटा है, तो पूरी संभावना है कि आपके जीन्स में मोटापे के जो जीन्स हैं वो जरूर मिले आपकी बॉडी में। तो ऐसे पेशेंट जिनके पेरेंट्स में एक मोटापा पाया जाता है या ब्लड रिलेशन में किसी में मोटापा पाया जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी मोटापा, ओबेसिटी पाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाकी हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जहां आप रहते हैं वहां जिस तरह का खाना होता है, जैसे अगर वहां पे चावल की खेती ज्यादा होती है तो ऐसे लोग ज्यादा जल्दी मोटे होते हैं। वहां का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है आपके आसपास का, वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आप ओबेस हो सकते हैं, मतलब मोटे हो सकते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जी हाँ, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ ज़्यादा सर्दी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ वेदर कंडीशंस कैसे हैं, मौसम कैसा रहता है, हमेशा एक ही मौसम बना रहता है, वहाँ सर्दी है या नहीं है, ये है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डाइट कैसी है, आप खाना कैसा खाना पसंद करते हैं या फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार कैसा खाना डेली बेसिस पे रोज़ाना खाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है।
बाकी है फिजिकल एक्सरसाइज। जी हाँ, आप कितनी फिजिकल एक्सरसाइज खुद से करते हैं। आप अपना खुद का जो अपना सारा काम है वो खुद करते हैं नहीं करते, या किसी और पे डिपेंड रहते हैं, घर में नौकर चाकर ज्यादा है आपकी, छोटे छोटे काम करने के लिए भी अगर नौकर हैं, तो ये सब आपकी फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप ओबेस हैं या नहीं है। हाँ, और ऐसे कौन से कारण हैं, जो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको वेट कम, वजन कम करने में मदद करती हैं। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, हेल्दी डाइट का मतलब है बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सैलेड्स, सब कुछ एक फिक्स रेशियो में है, बैलेंस रेशियो में है, उसे हेल्दी डाइट कहते हैं। वो आपकी बहुत मदद करती है आपके वजन को ठीक करने में और आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, जितना आपका फैट है बॉडी में उसके हिसाब से आप रोजाना कितना अपने शरीर से काम ले रहे हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो वजन है वो कम हो रहा है या आपका वजन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो भी ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सैडनेस में नहीं रहते, जो डिप्रेस लोग होते हैं उनका वजन जल्दी बढ़ जाता है, और अगर बढ़ा हुआ वजन है तो उनका वजन जल्दी घटता नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत खुश रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं और काम में लगे रहते हैं, बहुत जॉयफुल रहते हैं, उनका वजन जो होता है वो हमेशा ठीक रहता है, कंट्रोल में रहता है। हाँ जी। और ऐसे कुछ ऑप्शंस जिससे, ऐसी कौन सी तरीके हैं, ऐसे कौन से रास्ते हैं, या ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, मतलब ओबेज लोग, जो लोग मोटे हैं, वो अपना वजन कम कर सकते हैं और बैलेंस में ला सकते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं वो हम जानते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिससे हम कर सकते हैं ऐसा। मेडिसिन आयुर्वेद में भी हैं, एलोपैथिक में भी हैं। वेट रिडक्शन प्रोसीजर, कुछ वेट रिडक्शन प्रोसीजर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे पंचकर्मा एक प्रोसीजर होता है जिससे वेट रिड्यूस होता है। और एलोपैथिक साइड में बहुत सारी ऐसी सर्जरीज पाई जाती हैं, जैसे बैरिक सर्जरी, जिससे भी बॉडी का फैट जो है तो उससे बाहर निकाला जाता है सर्जरी करके, तो उससे भी वेट लॉस होता है। अब जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या है। बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई एक ऐसा मेडिकल टूल है जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट ओबेस है या नहीं है, या पेशेंट का वजन बढ़ा हुआ है या नहीं है। इससे डायग्नोसिस मिलता है, निदान मिलता है मोटापे का, ओबेसिटी का। बीएमआई एक फॉर्मूला है, एक मेडिकल फॉर्मूला है जिसका डेफिनेशन है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। जी हाँ, जिनका बीएमआई 23, 23 या उससे ज्यादा है, वो मोटापे के ग्रस्त व्यक्ति कहलाते हैं। मतलब वो लोग मोटापे से ग्रस्त होते हैं। उनका, अगर किसी का बीएमआई 23, 23 या फिर उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब पेशेंट ओबेस है, उनमें मोटापा पाया जा रहा है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनमें पूरे चांसेस है कि उन्हें हार्ट डिसीज हो जाए, दिल की बीमारियां हो जाए। अब सेकंड है वेस्ट सर्कम्फ्रेंस। बीएमआई और वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, ये दो एक ऐसे मेडिकल टूल्स हैं, ऐसी मेडिकल वैल्यूज हैं जो ये डायग्नोसिस बनाने में कि पेशेंट को मोटापा है या नहीं है उसमें मदद करती हैं। पहला तो बीएमआई हम समझ चुके हैं, दूसरा है वेस्ट सर्कम्फ्रेंस। वेस्ट सर्कम्फ्रेंस मतलब आपके नाभि के आसपास आपकी कमर का जो सर्कम्फ्रेंस है, उसे अगर इंचेस से नापा जाए तो उससे भी पता चलता है कि पेशेंट मोटा है या नहीं है। उससे भी पेशेंट के वेट का अनुमान लगाया जाता है। आदमी लोग, मेन विद वेस्ट सर्कम्फरेंस अबव 40 इंचेस, मतलब आदमी लोग जिसमें वेस्ट का सर्कम्फरेंस, वेस्ट का जो पूरा सर्कम्फरेंस है, पूरा नाप जो है वो 40 इंच से ज्यादा का हो तो वो ओबेस हैं। और ऐसे पेशेंट्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी जो हमने आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं पहले, वो सब हो सकती हैं। और औरत लोग जिनका वेस्ट सर्कम्फरेंस 35 इंचेस से ज्यादा है, उन्हें भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि वजन से रिलेटेड होती हैं, जो हमने बात करी, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये सब हो सकता है। ओबेसिटी होती क्या, मोटापा क्या होता है, मोटापा होता कब है? मोटापा तब होता है जब किसी की बॉडी, किसी का शरीर ज्यादा कैलोरीज ले लेती है अंदर, इन कंपैरिजन, इसकी तुलना में कि वो कितनी कैलोरीज बाहर निकाल रही है फिजिकल एक्सरसाइज करके। मतलब जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न आउट होती है, मतलब कैलोरीज जो है वो घटती हैं, क्योंकि वो यूज अप हो जाती हैं। लेकिन अगर उसकी तुलना में हमने कैलोरीज ज्यादा ले रही हैं, मतलब जितनी कैलोरीज आपने ली हैं उतना आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में मोटापा यानी आपकी बॉडी का फैट बढ़ जाएगा। इसे ओबेसिटी कहते हैं। देखा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें टेंडेंसी होती है, उनमें ऐसी एक टेंडेंसी पाई जाती है कि उन्हें बार बार भूख लगती है, बहुत जल्दी जल्दी उनको खाना खाने का मन करता है। मतलब खाना खाया उसके 2 घंटे बाद, हर इवन 45 मिनट्स बाद भी कई बार उनको दोबारा भूख लग जाती है।
कई बार उनमें जो मोटे व्यक्ति हैं उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग जो ऐसी नौकरियां करते हैं, ऐसी जॉब्स करते हैं जिसमें बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी है, उनमें पाया जाता है कि उनमें मोटापा होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ऐसे लोग जिनके जीन्स में, जिनके फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी पाई जाती है, जैसे जिनके पेरेंट्स में या जिनके ब्लड रिलेशन में किसी में मोटापा पाया जाता है, तो ऐसे पेशेंट को भी ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जीन्स जीन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है आपका बीएमआई कंट्रोल करने में। बीएमआई जो मैं आगे डिस्कस कर चुकी हूँ, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, उसे कंट्रोल करने में जीन्स का रोल बहुत ज्यादा है। जीन्स जो आपके डीएनए है वो कंट्रोल करता है कि आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ फैट स्टोर रहेगा। कई बार किसी किसी की बॉडी की तासीर ही ऐसी होती है कि वो ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करती, थोड़ा भी चलते हैं तो वो थक जाते हैं, तो जेनेटिकली उनका ऐसा है कि उनके मोटापा रहता ही रहता है, उनकी बॉडी में सारा फैट स्टोर हो जाता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। हम कह सकते हैं कि जो फैमिलीज होती है उसमें ओबेसिटी पाई जाती है, कई कई फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें ओबेसिटी जरूर पाई जाती है। हाँ, और ओबेसिटी होने के चांसेस जीन्स के अलावा ये भी हो सकते हैं कि एक ही फैमिली में एक ही तरह का खान पान है जो कि गलत है, तो उससे भी ओबेसिटी मोटापा पाया जा सकता है। कई बार ओबेसिटी कोई ऐसी डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम की तरह भी पाई जाती है, मतलब दूसरी बीमारियों में के एक सिम्टम के रूप में भी पाई जाती है। जैसे कई बार किसी में कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट, कई बच्चे होते हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स जिनमें रहती है, उनमें भी बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है जीन्स की वजह से, एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी पाई जाती है। जी हाँ, ओबेसिटी दूसरी बीमारियों के सिम्टम, लक्षण के तौर पे भी पाई जाती है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा, आपके जो थायराइड में हार्मोन टीएसएच हार्मोन है उसकी वैल्यू गिरी हुई है और T3 T4 की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ऐसे पेशेंट में ओबेसिटी एक लक्षण की तरह पाई जाती है। कुछ पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया के होते हैं, डायबिटीज के होते हैं, मतलब डायबिटीज में भी कई ऐसी प्रकार की डायबिटीज होती है जिसमें पेशेंट मोटे होते हैं, तो उसमें भी एज अ कॉम्प्लिकेशन मोटापा प्रेजेंट रहता है। कई जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम या क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम। ऐसे पेशेंट जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, बचपन से ही प्रॉब्लम है, जो पैदा ही जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं, उनमें भी ओबेसिटी जो है एक लक्षण के तौर पे पाई जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं, जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा नहीं है। कई बार कई पेशेंट्स में इंडाइजेशन और गट इश्यूज, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, उनके जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनमें हमेशा इंडाइजेशन पाया जाता है, उनका पाचन तंत्र वीक होता है, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी पाई जाती है। कई लोग बहुत ज्यादा समय तक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनकी आदत होती है कि उन्हें बार बार भूख लगती है, बार बार खाना खाने का मन करता है, तो इसके लिए वो इस टेंडेंसी की वजह से भी उनको उनमें मोटापा पाया जाता है। और लेकिन कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के अगेंस्ट खाई गई मेडिसिन भी होती हैं जो एज अ साइड इफेक्ट आप में मोटापा करती हैं, ओबेसिटी करती हैं। जी हाँ। तो अब हम जानते हैं कि डार्जुब नाइन, हमारे डार्जुब नाइन में ऐसी कौन सी औषधियाँ, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो ओबेसिटी में हमारी मदद करेंगी, जो ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, उसे खत्म करने में हमारी मदद करेंगी। जी हाँ। पहली है रूटीन फाइबर, दूसरे रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, तीसरा है एनर्जाइज टी, चौथा है रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, फिर है सुपर लीन जूस। रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व जो इसमें पीछे काम कर रहे हैं, जो वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, आपके बीएमआई को ठीक रखते हैं, ओबेसिटी आपको नहीं होने देते, और अगर आपको ओबेसिटी है तो उसे भी कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट है सोय प्रोटीन आइसोलेट, सेकेंड है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सोया फाइबर, ओट्स फाइबर, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड प्रोबायोटिक्स ब्लेंड। जी हाँ, प्रोबायोटिक्स ब्लेंड जो है वो आपके गट में, जो गट में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो आपके गट के लिए अच्छे हैं, आपके डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे आपके शरीर में जो एक्सेस फैट है उसको, उसका मेटाबॉलिज्म हो सके, वो डाइजेस्ट हो सके, बर्न आउट हो सके, जिससे आपकी ओबेसिटी कंट्रोल हो सके, बीएमआई ठीक रह सके और आप ठीक वेट हासिल कर सके। रूटीन फाइबर, रूटीन फाइबर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं सोय प्रोटीन एजोलेट, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सोय फाइबर, ओट फाइबर, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, प्रोबायोटिक्स ब्लेंड।
ये एक फाइबर फॉर्म में है। ये भी फाइबर है। फाइबर जो है वो आपके शरीर में जो भी एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स है उसको एलिमिनेट करेगा, फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करेगा। साथ में आपका जो प्रोबायोटिक गट बैक्टीरिया उसमें उसको प्रोबायोटिक प्रोवाइड कर रहा है, उसके गट गट के बैक्टीरिया को ठीक कर रहा है अगेन। लेकिन ये साथ में आपके शरीर से जो डाइजेशन को ठीक रखेगा और आपके शरीर में जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है, मतलब जो स्टूल पास का प्रोसेस है, उसको भी ठीक करेगा। अब है सुपरलीन जूस। सुपरलीन जूस के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एलोए वेरा पल्प जूस। मैक्सिमम इसमें हाइड्रेशन है यानी वाटर कंटेंट है। गार्सिनिया कंबोजिया वृक्ष आंवला जिसे कहते हैं। ग्रीन कॉफी बीन्स हैं इसमें। ग्रीन टी कैमेलिया साइनेंसिस का एक्सट्रैक्ट है और एक थिकनर है। तो सुपरलीन जूस में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी हर्ब्स हैं जो आपको मदद करेगी आपकी ओबेसिटी कंट्रोल करने में। गार्सिनिया कंबोजिया जो है वो ऐसे पेशेंट्स में हेल्प करती है जिन्हें बार बार भूख लगने की ताज मतलब जिनको स्ट्रेस की वजह से बार बार भूख लगती है। एक्चुअली वो भूखे नहीं होते लेकिन उनको स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है जिसकी वजह से उनके ब्रेन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स, कुछ न्यूरॉन्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं जो उन्हें कहते हैं कि बार बार खाना खाना है, जो उनमें टेंडेंसी जगाते हैं कि हाँ अभी बार बार खाना खाना है। तो गार्सिनिया कंबोजिया ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करती है। कार्सिनिया कंबोजिया और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है ये फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का भी काम करती है। जो एक्सेस टॉक्सिन्स फैट की फॉर्म में आपके शरीर में जमा हो गए हैं, जो आपके शरीर में और ज्यादा बीमारियां कर सकते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है टी पाउडर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैफीन एनहाइड्रेस। जी हाँ, ग्रीन टी जो होती है वो अगेन ग्रीन टी का एक बहुत अच्छा काम है कि ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पर काम करती है, ब्रेन में के मैसेंजर्स पर भी काम करती है। उसे एक्टिवेट करती है कि वो आपके हंगर को कंट्रोल करे। आपके शरीर में जैसे अगर आपने एक थोड़ा खाना खा लिया तो एक फुलनेस की जो फीलिंग आती है वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से आती है। तो इसमें मदद करता है एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला पेशेंट्स को। और हाँ जी, और जो एक्सेस फैट है उसे बर्न करने में भी ग्रीन टी और कैफीन हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है जो आपकी मदद करेगी ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, ओबेसिटी को प्रिवेंट करने में और ओबेसिटी खत्म करने में। रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला। रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला बिना पेशेंट को एनर्जी लॉस फील कराए, बिना उन्हें डिसीज्ड फील कराए, बिना उन्हें वीक कमजोर फील कराए, अगर आपके बॉडी में फैट को बर्न करता है तो वो है ग्रीन टी, कैफीन और ऑरेंज पिकोए एक्सट्रैक्ट। और ये जो सारे हर्ब्स हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला में। अब जानते हैं ऐसी कौन सी किचन हर्ब्स हैं। जी हाँ, आपकी किचन में ऐसी कौन सी औषधियाँ, कैसी ऐसी कौन सी हर्ब्स या स्पाइसेस पाए जाते हैं जो आपको मदद करते हैं आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, आपके वजन को कंट्रोल करने में। फर्स्ट है फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक सीड्स का मतलब है मेथी दाना। मेथी दाना जो एक्सेस फैट है उसको बर्न करती है, उसको जलाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ठीक करती है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है। जो लोग मेथी दाना खाते हैं, जैसे 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात भर भिगो कर लेते हैं सुबह, तो उन्हें डायबिटीज होने का खतरा नहीं जो होता है वो हट जाता है। डायबिटीज का रिस्क उनकी बॉडी से हट जाता है क्योंकि उनकी बॉडी का जो फैट है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है, बॉडी का फैट हमेशा ठीक रहता है, एक्सेस फैट बॉडी में जमा नहीं होता। दूसरा है क्यूमिन। क्यूमिन है जीरा। जीरा जो है आपके डाइजेशन को ठीक करता है। जीरा से आयुर्वेद जीरक अरिश नाम से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं। जीरा पाउडर जो होता है वो स्पेशली गैस के चूर्ण में डाला जाता है जिससे गैस ही बनती पेशेंट को। तो एक बहुत बेहतरीन पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए क्यूमीन एक बहुत बेहतरीन स्पाइस है। सिनामन। सिनामन है दालचीनी। दालचीनी लेखन कर्म करती है, स्क्रैपिंग कर्म करती है, जो भी एक्सेस फैट है उसको स्क्रेप करके आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। फिर है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो आपके शरीर में आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर में एक अग्नि होती है। जो अग्नि का मतलब है डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस आपके शरीर में अपने आप आते ही आते हैं, मतलब आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा स्क्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ब्लैक पेपर काली मिर्च उस डाइजेस्टिव जूस को जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको सिक्रीट करने में मदद करती है। तो एक तरह से अग्नि मतलब पाचन अग्नि कर्म करके, अग्नि को दीपन करके, दीपन पाचन का कर्म जो हम आयुर्वेद में मानते हैं कि जो डाइजेशन को ठीक रखने का प्रोसेस है उसे दीपन पाचन कर्म करते हैं। तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च वो काम करती है। और टर्मरिक। टर्मरिक है हल्दी।
हल्दी एक एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है। हल्दी एक डेफिनेटली हल्दी एक मेडिसिन है। हल्दी रोपन भी करती है। हल्दी कोई भी अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करेगी। इन्फेक्शन को ठीक करके जो आपके इंटेस्टाइन है उसको बिल्कुल हेल्दी करती है। आपके जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है उसे हेल्दी करती है ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे। डाइजेशन अगर ठीक रहता है तो आपकी बॉडी में जो भी फैट है वो बर्न आउट हो सकता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो सकता है, कैलोरीज बर्न आउट होती है जल्दी, और आप मोटे नहीं होते, और जो भी एक्सेस फैट है वो खत्म हो जाता है, और मोटापा भी ठीक हो जाता है टर्मरिक से, हल्दी से। जी। अभी आपका कोई भी सवाल हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं ज्योति बोल रही हूँ कुरुक्षेत्र से। नमस्कार ज्योति, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने तो मुझे देखा है कि मेरा ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे वेट ज़्यादा नहीं है, एज सच कि भाई पेट में ज़्यादा है कुछ भी नहीं, मैं ओवर ही ऑल ही थोड़ा मेरा वेट ज़्यादा है। तो जी उस जी। करके मुझे क्या ऐसा मैं लूँ जो से ठीक हो जाए? जी, आप रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला लीजिए, जिससे आप एनर्जेटिक भी फील करोगे और आपका जो ओवरऑल वेट है वो बैलेंस रहेगा, ना ज्यादा और ना कम। कम तो करना ही नहीं है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फैट, मतलब आपका वेट हमेशा ठीक रहेगा, ओबेसिटी से प्रिवेंशन मिलेगा आपको, और आप थोड़ा एनर्जेटिक भी अच्छा फील करोगे और डाइजेशन ठीक रहेगा उससे आपका। मैम एज सच ना मेरा सब कुछ ठीक है, एनर्जी भी ठीक है, डाइजेशन भी ठीक है और ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ना मेरा 10 किलो वज़न ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, है ना? क्योंकि अब आगे-आगे ऐज के लिए तो उसके हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि 8 से 10 किलो वज़न भी मेरा कम हो जाए और चीज़ें ठीक भी रहें। तो मैं देखिए क्या आज, ऐसा स्टार्ट करूँ? हाँ देखिए, एकदम वजन ना 10 किलो वजन एक साथ घटाना कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे बॉडी में एक्सेसिव वीकनेस हो जाती है, जिससे कोई और क्रॉनिक डिसीज या कोई और इंफेक्शियस डिसीज आपको हो सकता है। तो बेहतर है कि आप रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला लीजिए, वही आप लेते रहिए, उससे आपको काफी बेटर रहेगा। एकदम से तो कम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके कम होगा। नहीं मैम एकदम से नहीं करना, मतलब मैंने ये सोचा है कि इतना होना चाहिए। मैं तो इतना सोच के चल रही हूँ कि 1 महीने में 2 किलो भी होगा तो भी ठीक है। ये बिल्कुल 1 महीने में 2.5 किलो तक हो जाएगा, लेकिन आप रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, आपको फायदा मिलेगा। तो उसमें शेक लेना है एंड और जो इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला शेक ले लीजिए, और साथ में आप सुपरलीन जूस भी ले सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें। ये दोनों चीजें ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। सागर बोल रहा हूँ मुंबई से। नमस्कार जी। मैडम, अभी मैंने एक को, अभी जो आपने प्रोडक्ट बताया ना, उसके अलावा कुछ दो प्रोडक्ट दिए मैंने। एक को लेडी है, एक रहेगी 50-50 एज की रहेगी। हाँ जी हाँ जी। तो उनको मैंने फोरवेल दिया था अपना, अच्छा जी। और सुपर इम्यूनिटी जूस दिया था। अच्छा जी, तो उन्हें मर्ज हम्म, क्या था, क्या मर्ज था उन्हें जिन कि आपने ये दिया था? वेट लॉस के लिए दिया था मैडम। सुपर इम्यून जूस दिया था। सुपर इम्यून जूस दिया था, अच्छा जी। और फोरवेल दिया था। अच्छा जी। ठीक है। हाँ, तो 1 महीने में उनको अच्छा रिजल्ट आया मैडम। 3 kg चलिए, कम हो गया उनका। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी थी, तो आपने एक अच्छा हाँ। एंटीऑक्सीडेंट ले दे दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन साथ में आप उनको ये सुपरलीन जूस भी दीजिए। ठीक है। सुपरलिन जूस अभी ये दो ही दिया तो क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है ना लोगों को, इसके लिए दो ही दिया था। चलिए, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ हाँ, सकती हूँ आपकी बात। MRP चलिए, से लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब पेशेंट में बेसिकली फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा थे, तो हाँ, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रही थी, तो और उन्हें एक बाकी भी अच्छा उनको एंटीऑक्सीडेंट आपने दे दिया। बाकी भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे घुटने दर्द होते थे, वो उसमें भी रिलीफ मिला उनको। जी तो बिल्कुल। मल्टीपर्पस हो गया वो सब बहुत उसके वजह बहुत से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और मैडम पूछना चाहूंगा कि जैसे आप अभी बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, और स्पाइसेस का भी आपने अच्छा बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पाइसेस पे ये वीडियो डालते हैं कि ये 100-100 ग्राम लेके इसका काढ़ा बना के, मतलब गर्म करके उसको छान के उसको पिया कीजिए। तो ये सही है क्या मैडम? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको ये स्पाइसेस अलग अलग इसलिए बताई क्योंकि मैंने बस आपको स्पाइसेस का भी महत्व बताया है। तो हाँ, हर स्पाइसेस हम पेशेंट, लोग लेते ही है ना खाने में। हाँ। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये एक फिक्स्ड अमाउंट में लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सारी स्पाइसेस आप एक साथ मिला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने पे भी हम ऐसा नहीं कि ये सब कुछ एकदम एक साथ मिला देंगे। हर खाने में मेथी दाना, जरूरी नहीं कि काली मिर्च के साथ आप मेथी दाना जरूरी जरूर लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं हम्म। है। देखिए, हम्म। अगर किसी का डाइजेशन कम है तो उन्हें, कई लोग होते हैं काली मिर्च यूज ही नहीं करते, तो अगर किसी का डाइजेशन कम है तो उन्हें नेचुरल काली मिर्च इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे डार्जिलिंग नाइन में भी डॉर्मोलिक रेंज में जो भी यस। स्पाइसेस हैं वो नेचुरल फॉर्म में, मतलब प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत ज्यादा सिंथेटिक प्रोसेस के साथ महीन पीसा गया है। उन्हें एक कोशिश हम्म। करी गई है कि जो उनका नेचुरल
नेचर फॉर्म में जो जैसे वो हैं वैसे हम उपलब्ध करा सके। ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके। हाँ, और उनमें सिंथेटिक जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, मतलब जो उनको प्रिजर्व करने के लिए चीजें केमिकल्स डाले जाते हैं, वो एकदम नील हैं, मतलब बिल्कुल हम्म। ना की मात्रा में है। तो केमिकल फ्री स्पाइसेस अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत फायदा मिलेगा। नुस्खा जो मैंने आपको एक नुस्खा बताया है कि मेथी दाना अगर आप रात में पानी में भिगो के लेते हैं तो उससे डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों में आपको मदद मिलेगी। ठीक है। ओके। तो इसी तरह ओके। से हर मेडिसिन का अलग, अब जैसे हल्दी है, हल्दी हार्ट प्रॉब्लम, जिनको ओबेसिटी भी है और हार्ट प्रॉब्लम दोनों है, उनको हल्दी जो है वो रोज लेनी चाहिए गुनगुने पानी में मिला के। ठीक है। खाने में तो आप हम्म। मिला ही रहे हैं, खाने में आप मिला ही रहे हैं, उसमें पक गई है, लेकिन कच्ची हल्दी अगर आप गुनगुने पानी में मिक्स करके लेते हैं और पीते हैं उसे ऐसे ही सुबह खाली पेट या रात को खाने के बाद सोने से पहले, तो उसे आपकी हार्ट प्रॉब्लम में और ओबेसिटी दोनों में आपको मदद मिलेगी। कितना लेना चाहिए मैडम ये हल्दी? जो अडल्ट हैं उनको 1 चम्मच, 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच। मतलब हमारा जो टी स्पून होता है वो 1 चम्मच? हाँ, 1 TSF जी बिल्कुल। ओके। ओके। और मैडम, अभी जो जैसे हमने जो प्रोडक्ट बताए वेट लॉस के लिए, जी तो जी। वो मैंने एक लेडीज को दिए थे। अच्छा अच्छा। घर में से मतलब रिलेटिव ही है। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने क्या किया, कैसे लिया, उल्टा सुल्टा लिया मालूम नहीं है। तभी मेरी शुरुआत थी एक्चुअली दार्जिलिंग की, दो जी साल जी पहले की बात कर रहा जी हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने 2 महीना लिया मगर वो बोले कुछ फर्क नहीं पड़ा। वेट लॉस के लिए देखिए, वेट लॉस। मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि जिनको ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, BMI बहुत बिगड़ा हुआ है, उनको हाँ। 1 महीने में तो हम 10 किलो नहीं कम कर सकते ना, ये अभी हम पहले नहीं, डिस्कस कर रहे थे। 10 किलो नहीं, मतलब थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा ऐसा वो बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आप उनकी मुझसे बात कराइए। कई बार जो हम दवाइयां दे रहे हैं उसके साथ सही डाइट का भी होना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार जो हम दवाई ले रहे हैं तो वो सही चीज के साथ लेना, सही अनुपान के साथ लेना वो भी जरूरी है, और सही डाइट उसके साथ लेना, जो लाइफस्टाइल है वो भी सही फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल निल है तो आप उसे कोई भी दवाई दे दीजिए, वो उसे ठीक तो रखेगी लेकिन पूरी तरह से मर्ज को ठीक नहीं करेगी जब तक वो फिजिकल एक्टिविटी ना करें। मीन्स एक्सरसाइज मस्ट है ना मैडम? एक्सरसाइज तो मस्ट है जी, फिजिकल एक्टिविटी करना तो बहुत मस्ट है। ओके। ओके, उनको मैंने बोला था एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा फिजिकल बहुत एक्टिविटी चलते थे। फिजिकल एक्टिविटी में देखिए कई बार एकदम से तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, वो मैं मानती हूँ। आप आधा घंटा सुबह शाम पैदल चलिए खाने के बाद, हम्म। अपने सारे घर के काम खुद करिए, और जो भी आपका जॉब का काम है वो भी खुद करिए, और 1 घंटा किसी ऐसी हॉबी में, जैसे कोई खेल कूद की हॉबी हो या किसी ऐसी हॉबी में एंगेज हो जाइए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो लगभग 1.5 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। शुरू आधे घंटे से करिए, करते करते 1.5 घंटे तक ले जाइए। ओके। ओके जी मैडम। जी जी। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। किसी और का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कि करके प्लीज। जी, रूटीन ऑलग्रीन दिया जा सकता है, लेकिन जो पर्पस है, जैसे बहुत ज्यादा ओबेस पेशेंट है, मोटे पेशेंट्स में, और जिनको मोटापा ही अपना कम करना है, उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब जो स्पेसिफिक दवाइयां दी जानी चाहिए वो ये हैं। उसके साथ अगर हम देखिए, अगर हम कोई भी आयुर्वेदिक दवाई देंगे, जैसे अभी पहले जो ब्रदर है उन्होंने दिया था सुपर इम्यून जूस, तो उसने एंटीऑक्सीडेंट एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट उन्होंने प्रोवाइड किया, बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम किया, तो वो उनको फायदा कर गई। ठीक है। तो इसलिए जो स्पेसिफिक दवाइयां वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी जो आप कह रहे हैं वो दिया जा सकता है, कोई इसमें नुकसान नहीं है। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। जी मैं ज्योति रायपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ मैम जी। मेरा बेबी 1.5 साल का है और सिजेरियन हुआ है तो उसकी वजह से पेट मेरा बाहर आ गया है। अच्छा अच्छा जी। मैंने बेल्ट का यूज तो किया है पर बहुत ज्यादा रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाया, बाकी पूरा बॉडी तो ठीक है। तो आप ज्योति रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स लीजिए। जी मैम। ठीक है, उसमें जो प्रोबायोटिक ब्लेंड है वो आपकी मदद करेगा, आपके गट के प्रोबायोटिक्स को ठीक रखेगा, ताकि आपका जो पेट में फ्री रेडिकल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल सकें बाहर। ठीक है। मैम और ना मुझे ऐसा 3-4 महीने से फील हो रहा है कि थोड़ा सा डाइजेशन भी इफेक्ट हो रहा है मेरा, उसके पहले तो नहीं था, और बेबी फीडिंग तो अभी भी लेता है। हम्म। तो आप तो रूटीन रूटीन न्यूट्रिशनल शेक लीजिए, क्योंकि आपका बेबी फीड भी ले रहा है, तो आपके जी लिए बहुत बेटर रहेगा कि वही लीजिए आप, रूटीन न्यूट्रिशनल शेक, जो आपके न्यूट्रिशन को ठीक रखेगा और आपके जो पेट में एक्सेस फैट जमा हो रहा है उसको बर्न करेगा। मैम एक ही बार लेना है या दोनों टाइम? अभी एक ही समय लीजिए। जी मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम।
मैडम ये जो आपने प्रोडक्ट बताया ना, अभी मैं सागर ही बोल रहा हूँ मुंबई से, भूल गया था एक बात। ये प्रोडक्ट किस किस टाइम और कैसे लेने वो थोड़े बता दीजिए ना मैडम। जी बिल्कुल, आप प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, जो रूटीन न्यूट्रिशनल शेक है वो भी दिन में एक बार लेना है। रूटीन फाइबर भी दिन में आप एक बार ले सकते हैं अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो। सुपर लीन जूस दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। खाने से पहले खाने के बाद ऐसा कुछ है मैडम? देखिए, जो रूटीन फाइबर और रूटीन न्यूट्रिशनल शेक है वो दिन में एक बार लेना है। आप सुबह ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के समय में, और उसके बाद आधे घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। और जो सुपरलीन जूस है वो खाने के पहले लेना है, सुबह शाम। ओके मैडम। और ये रूटीन शेक है, और और रात का खाना स्किप करके ले सकते हैं क्या? अब बेहतर है कि आप ब्रेकफास्ट में शुरुआत करिए, ठीक है, उसी से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन किसी पेशेंट को अगर लग रहा है कि उन्हें और इसका डोज बढ़ा, अगर उनके सिम्टम्स जान के हमें लग रहा है कि डोज बढ़ाने की जरूरत है, तो वो शाम को ले सकते हैं डिनर के पहले। नहीं, डिनर ना करके, स्किप करके। देखिए, डिनर ना एकदम से पूरा स्किप करना हम सही नहीं समझते। आप 7:30 बजे तक ये ले लीजिए, फिर 9:30 बजे तक हल्का खाना खा लीजिए कुछ। ओके ओके मैडम। जी जी। और कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न या कोई भी बात, कोई भी ऐसा मिथ जो आपको लग रहा है कि आपको मतलब ये लग रहा है, लेकिन मतलब कुछ भी ऐसी चीज आप जानना चाहते हैं, आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मैम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो मैम मैं जैसे कि पहले ऑलग्रीन ले रहा था मॉर्निंग टाइम में एक बार, हम्म। और त्रिफला ले रहा था नाइट में एक एक ढक्कन, और शिलाजीत सुबह शाम ले रहा था, और जीआईटी सुबह शाम ले रहा था। तो मैडम अच्छा। मेरे को वजन तो अपनी जगह, वजन धीरे धीरे जाए, वजन का कोई इशू नहीं है। मेरे को एक्टिवनेस चाहिए जो मेरे को जरूरी है। अ, आपको क्या चाहिए? एनर्जी? एनर्जी, एक्टिवनेस। एक्चुअली मेरा काम क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक सिस्टम के सामने बैठा रहने का। जी जी, मैं समझ रही हूँ, समझ रही हूँ। तो देखिए, अगर हम ऐसी किसी जॉब में हैं जिसमें सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब बैठने का काम ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पेट के आसपास फैट जमा हो जाता है और हमें दिक्कत करता है, तो ऐसे पेशेंट एनर्जाइज टी ले सकते हैं। ये टी आप सुबह शाम लीजिए, ठीक है, चाय की फॉर्म में। ये आपके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगी। आपके शरीर के एक्सेस जो फैट अगर बन रहा है तो उसे उसी टाइम बर्न आउट करेगी, और आपके शरीर में कैलोरीज की कमी नहीं होने देगी, ठीक है। तो वीकनेस को भी ठीक रखेगी, और दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है उसे धीरे धीरे कम करेगी, क्योंकि ये एक हर्ब है। अगर ये आप डेली लेंगे तो इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा मैडम, वो एक एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच ले लें, ग्रीन जैसे जिंजर वाला में ले रहा था बीच में। हाँ जी, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैडम। और उसके साथ जैसे कि ऑलमंड वगैरह जो लेना है वो शुरू करना है कि नहीं करना है, शिलाजीत वगैरह शुरू करना है कि नहीं करना है, ये पूछ रहा था। शिलाजीत आप शुरू करिए। आप एज आप अपनी एक बार मुझे बता दीजिए पहले। मैडम एज मेरी 42 है। हाँ, तो शिलाजीत कैप्सूल आप जरूर लीजिए। एक कैप्सूल रात में सोते समय लीजिए। आपके लिए शिलाजीत जो है वो एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है, और साथ में जी। आपका जो मतलब वीकनेस है उसे भी कवर अप करेगा। और ऐसा कुछ नहीं कि वो मोटापा बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैडम। और ये ऑल ग्रीन जो मैं मॉर्निंग ले रहा था वो शुरू करना है कि उसको दिन नहीं करना है? अभी वो आप जैसे आप ले रहे थे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मॉर्निंग मॉर्निंग एक चम्मच नॉर्मल पानी में ले रहा था सुबह सुबह खाली बिल्कुल पेट। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आप कंटिन्यू रखिए। और जीआईटी मैम जो ले रहा था? जीआईटी भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीआईटी का जो है इफेक्ट वो अलग है। वो त्रिदोष, जो त्रिदोषज क्रॉनिक में डिसीजेज है उनको नहीं होने देता, तो वो आप ले सकते हैं जीआईटी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैडम इसके अलावा कुछ वजन कम करने के लिए? वजन कम करने के लिए वजन कम करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया आप वैसे ही कर रखिए। जो एनर्जाइज टी है वो अभी आप इस्तेमाल करिए, और मुझे 15 दिन में एक बार बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं संतोष बोल रही हूँ पेवा से, पहले भी आपसे बात हुई है। अच्छा जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है जी। मैम मैं ले रही हूँ अभी वो अपना शेक ले रही हूँ वेट कम करने के लिए, लेकिन वेट तो अभी नहीं मेरा कम हुआ। अच्छा अच्छा। तो 1 डेढ़ महीना हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो आपने मेरे को वो क्लीनर क्लींजिंग कहा था ना, वो भी लिया है। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे को अब ये नहीं पता, जो मैंने पहले लिया है कॉन्स्टिकिल लिया है, हम्म। उसको भी लेती रहूं और इसको साथ कैसे लूं, ये भी कंफर्म नहीं था मेरे को। देखिए, अगर आपने कोलोन क्लींजर शुरू कर दिया तो वो अभी आप लेते रहिए। तो अभी कॉन्स्टिपेशन कैसा है कोलोन क्लींजर लेने के बाद?
नहीं अभी वो कॉन्स्टिकिल लूं कि ना लूं? अगर आपको कॉन्स्टिकेल एक ऐसी मेडिसिन है कि कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन लगे, आपको जैसे एक दिन हो गया आपको लग रहा है कि आपका स्टूल ठीक से पास नहीं हुआ है, तो आप कॉन्स्टिकेल टैबलेट उस दिन ले सकते हैं। वो एसओएस में ले सकते हैं कि जब आपको जरूरत लगे तब आप ले सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए मैं कॉन्स्टिकिल ले रही हूँ 2 गर्म पानी से रात को सोते हुए। अच्छा अच्छा। तो 2-3 दिन से फिर कॉन्स्टिपेट पहले थोड़ा ठीक हो गया था इससे। अच्छा अच्छा, अब कॉन्स्टिकेल से। मैंने ये भी ले लिया, मैंने क्लींजर भी लिया है, अच्छा अच्छा। कोलिन क्लींजर भी लेके आई हूँ। लेकिन अभी मेरे को अभी नहीं, क्या करूं, मेरे को बाकी तो ठीक है, चलो एक्टिव हूँ, थोड़ा वेट तो चलो कोई आप कॉलोन क्लींजर लेते रहिए, एक सुबह शाम। कैसे? सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम सुबह लेते रहिए। सुबह खाली शेक पीने से पहले? खाने के बाद कुछ ठीक है, खा के। ठीक है। और ये दूसरी कॉन्स्टिकिल? कॉन्स्टिकेल अभी आप रोक दीजिए, ठीक है। जब भी ठीक है, आपको इसके साथ लेने की, अगर नहीं पेट साफ होगा तो साथ में 2 गोली रात में सोते समय कॉन्स्टिकेल की ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैं अब वेट का फर्क, फिर वेट का फर्क कितने टाइम बाद पड़ता है? वजन का फर्क देखो जी, आपको ना मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने स्पाइसेस बताई हैं उसका भी आप इस्तेमाल करिए, और हर 15 दिन में मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने वो भी लिया था ग्रीन, वो भी ले रही हूँ जो, ये ग्रीन क्या टी, है? एनर्जाइज ग्रीन टी। हाँ जी, नहीं ग्रीन्स पाउडर, ऑल ग्रीन ऑल ग्रीन, रूटीन। हाँ जी। रूटीन ऑल वो ग्रीन, वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में आप ये जो एनर्जाइज टी बताई गई है ये भी आप लीजिए। सुपरलीन जूस भी इस्तेमाल करिए, ठीक है। ठीक है। तो उसके और लेवल हर मैं आपसे पूरा पूछ लूंगी, लिख लूंगी एक कैसे कैसे पूरा बिल्कुल चार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर 15 दिन में मैं, मुझे बताइए, ठीक हाँ है। जी, पहले मैं हर्बल हर्बल का लिया था, मेरा वेट लास्ट ईयर मैंने 8 kg कम किया था। अच्छा जी। तो थोड़े वो प्रोडक्ट थोड़ा मेरे को कॉस्टली लगते थे, तो ये इनका थोड़ा रेट ठीक है, तो फिर अभी फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे। 1.5 महीना हो गया लेते। मैं अच्छा। आपको बता देती हूँ मैं लेती कैसे हूँ। मैं सुबह शेक लेती हूँ, प्रोटीन 1 चम्मच शेक का, और हम्म एक प्रोटीन डाल के पानी हम्म में, हम्म। तो शेक करके पीती हूँ मैं। कोई बात ठीक नहीं, है, वो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत ज्यादा तो नहीं लेना, शेक 1 चम्मच ही लेना है। नहीं। अभी 1 चम्मच लीजिए। तो आप एक हर टाइम? 15 दिन, हाँ अभी एक टाइम लीजिए। आप हर 15 दिन में मुझसे जुड़िए, मुझे बताइए। अगर जैसे डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी डिसिप्लिन में, अपने शेड्यूल के हिसाब से आपका डोज वैसे बढ़ाऊंगी। इंचिस मेरे को अपने इंचिस लग रहे हैं कम। इंचेस कम लग रहे हैं ना, तो हाँ धीरे जी, धीरे असर होता है। तो आप हर 15 दिन में मुझे बताइए इसके बारे में। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। ठीक है, अगर आपका ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस पे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पंजाबी बाग में हेड ऑफिस में ओपीडी भी होती है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। आप उसमें विजिट भी कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट साथ में ला सकते हैं। कुछ भी कंसल्टेशन आपको अगर चाहिए ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड, तो आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू आज की डिस्कशन के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हेलो। थैंक यू सो हेलो मच। मैडम जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ मैडम जी, मैं टीपी सोनी बोल रहा हूँ शहडोल से। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैडम जी, हमने एक पेशेंट को दिया था जीआईटी फोरबेल। अच्छा अच्छा। तो उनको खुजली हो रही है और मुख में जो है तो छाले निकल आए हैं। ऐसा क्यों हुआ मैडम? देखिए, छाले उन पेशेंट को किसी और वजह से निकले, उनको इंडाइजेशन रहता है। जी जीआईटी से और फोरवेल्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा कुछ करे कि मुंह में छाले आ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीआईटी जी और जी फोरवेल आप उनको देते रहिए। मुंह में छाले निकले हैं क्योंकि उनका जो गट का बैक्टीरिया है वो ठीक नहीं है। तो जी जी आप उनको ये जो हमारा रूटीन फाइबर है ये दे सकते हैं, इससे जी जी उनको मदद मिलेगी। और रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स भी दे सकते हैं। 1 चम्मच जी। दीजिए 1 गिलास पानी में और डाल के, रोज सुबह दीजिए। और आप हमें बताइए, उस इससे ये उनके क्या जो क्या उनके छाले क्या हैं वो दे ठीक मैडम हो जी? जाएंगे। एक चम्मच के लिए रूटीन क्या दे? रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, प्रोटीन उसमें रूटीन शेक में। न्यूट्रिशनल शेक मिक्स दीजिए। इससे उनके जी जो जी उनके छाले हैं वो जल्दी ठीक होंगे, उनका डाइजेशन ठीक होएगा और गट का जो जी बैक्टीरिया है वो भी ठीक रहेगा, प्रोबायोटिक की तरह जी जी ये मतलब काम करेगा। जी 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 जी। जी जी। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम जी। ओके ओके ओके। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग टिकट जनरेट कर सकते हैं। आज का जो डिस्कशन है उसको हम यही खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया इस डिस्कशन में। मैंने आप पहले ही मैं बता चुकी हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल है आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या टिकट जनरेट कर सकते हैं। हम आपका जो भी आपको सहायता चाहिए ओबेसिटी के लिए उसमें आपको पूरा गाइड करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम।